Good morning, students. This is the first part of South Asia and the contemporary world. Before I start the chapter, I want to show you the South Asia. What does it mean? Students, as usual, let us see in the map. Here you can see Asia, Europe, North America, South America. This is red colored Africa, Australia. Students, the topic is South Asia. Then where is Asia? Asia is here. Asia. So, if we divide Asia into four directions, only Asia, because we have to read about South Asia. So, this is North Asia, this is South Asia, this is West Asia, and this is East Asia. Our topic is South Asia. ठीक है, तो एशिया का जो सदर्न पार्ट है, दिस रीजन, ठीक है, ये वाला एशिया का जो पार्ट है, हम इसकी स्टडी करेंगे आज इस चैप्टर में. अब इसको, ये जो पार्ट जो मैंने सर्किल कर रखा है, इस पार्ट को अगर हम लोग जूम करके देखें, देन एक और मैप मैंने यहाँ लिया है साउथ एशियन कंट्रीज़ का, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं. इन साउथ एशियन कंट्रीज़ का पार्ट इंडिया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान. चाइना साउथ एशियन कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है, और हम यहाँ पे म्यांमार, इंडोनेशिया को भी काउंट नहीं करेंगे. म्यांमार, इंडोनेशिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट होंगी, सदर्न एशिया का पार्ट नहीं है. वैसे अगर हम लोग बात करें तो अफ़गानिस्तान भी यूँ तो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है. अफ़गानिस्तान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया जोग्राफिकली और फिज़िकली. जोग्राफी के हिसाब से देखें तो अफ़गानिस्तान जो है वो वेस्टर्न एशिया का पार्ट हो सकता है, या फिर वो नदर्न एशिया का पार्ट हो सकता है, लेकिन वो सदर्न एशिया का पार्ट नहीं हो सकता है. लेकिन स्टूडेंट्स, हुआ यूँ है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, इन सारी कंट्रीज़ ने अपना एक एसोसिएशन बना रखा है. साउथ एशियन कंट्रीज़ का अपना एक एसोसिएशन बना रखा है. अब इस एसोसिएशन का नाम क्या है, कब बना, फंक्शनिंग्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हम इन डिटेल लेटर ऑन पढ़ेंगे. अभी आपके लिए बस इतना सी ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है कि ये जो एक्सक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, इनिशियली इन 7 कंट्रीज़ ने अपना साउथ एशिया का एक एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन बनाया था. लेटर ऑन अफ़गानिस्तान भी इन साउथ एशियन कंट्रीज़ का जो एसोसिएशन है उसका मेंबर बन गया. इसलिए पॉलिटिकली अफ़गानिस्तान काउंट होता है साउथ एशिया में, लेकिन फिज़िकली और जोग्राफिकली अफ़गानिस्तान इज़ नॉट पार्ट और टेरिटरी ऑफ साउथ एशिया. Let us start from the table of content. Students, इस चैप्टर में हम वेरी स्पेसिफिकली पूरे साउथ एशिया की बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम मेजर 5 कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, इनकी हम लोग बात करेंगे. इनकी बात में हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में क्या पढ़ना है, क्या इंडिया के साथ रिलेशनशिप देखेंगे या फिर कुछ और भी पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स, इन पांचों कंट्रीज़ में इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, अप्स एंड डाउन्स कैसे आ रहे हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या उनकी कंट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए क्या इनके कुछ पीस एंड के कुछ एफर्ट्स हैं, और क्या इनकी कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. देखो स्टूडेंट्स, हमने 5 कंट्रीज़ ली हैं
तो इसमें देखो आप, इंडिया के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग नेपाल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, भूटान के बारे में भी हम लोग ब्रीफली देखेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा भूटान की पॉलिटिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश इम्पॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। श्रीलंका, मालदीव अप एंड डाउन आते रहे हैं, इनको हम देखेंगे। तो देखो मैंने टिक मार्क कितने भी किए हैं, 5 टिक मार्क मैंने किए हैं। नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। हम इन 5 कंट्रीज़ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम देयर इमरजेंस। जब से इन 5 कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिली है तब से लेकर टिल टुडे हम इनके बारे में बात करेंगे कि आज का सिनारियो क्या है। द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एफर्ट फॉर पीस एंड डेमोक्रेटाइजेशन, द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि साउथ एशियन कंट्रीज़, इवन दो नेबरिंग कंट्रीज़ है, साउथ एशियन कंट्रीज़ आर इवन दो नेबरिंग कंट्रीज़, लेकिन यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। एक ह्यूज गैप देखने को मिलेगा इनकी आइडियोलॉजी में और इनकी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशंस में। 1 बाय 1 मैं मैप में ही मार्क करती जाऊंगी। आई विल मार्क इनिशियल ओनली, और फिर आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और जो नोट्स आपके साथ शेयर करने होंगे वो मैं सॉफ्ट कॉपी आपको शेयर कर दूंगी इन आवर स्कूल ग्रुप। हाँ, इंडिया की बात करते हैं। हाँ, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, इंट्रोडक्टरी सेशन हम लोग ये कर रहे हैं। अभी हम इनकी इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जान रहे हैं, और उसके बाद हम इनकी पॉलिटिक्स इन डिटेल क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे। इंडिया में आपको देखने को मिलेगा डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब बांग्लादेश में अगर अपन आए सबसे पहले, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज़ में आपको डेमोक्रेसी प्लस मिलिट्री गवर्नमेंट दोनों देखने को मिलेगी। ये स्टूडेंट्स, मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ कि हाँ अनऑफिशियली मिलिट्री रहती है। मैंने बहुत अच्छा एक पिक्चर यहाँ पे लिया है, एक बहुत अच्छा फ़ोटो लिया है जिसको कि मैं आपको लेटर ऑन दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, अभी हम लोग ब्रीफली पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट आप इस पर करें। इंडिया में बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, इवन दो जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स रहता है उसमें इंडिया की डेमोक्रेसी को फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा गया है। मतलब हमारे कंट्री में भी एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी नहीं है, हमारी कंट्री में भी फ्लॉड डेमोक्रेसी है। मतलब उस डेमोक्रेसी की भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं एंड कुछ इसमें भी एरर्स है। लेकिन हाँ, इंडिया की डेमोक्रेसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में हम लोगों ने बात की कि इन दोनों कंट्रीज़ में कभी डेमोक्रेसी रहती है और कभी मिलिट्री रूल रहता है। कभी डेमोक्रेसी आ गई, कभी मिलिट्री रूल, डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल। इन दोनों के बीच में अपन कहें कि एक पावर कंपटीशन चलता रहता है। इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी जो कि आपको और अच्छे से बता पाएगा कि कैसे। वैसे वो पिक्चर बेसिकली पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पर बेस्ड है, लेकिन हाँ आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल, इन दोनों के बीच में पावर कंपटीशन, पावर स्ट्रगल, पावर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। लेट मी शो यू अ पिक्चर। यस स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी। ये पिक्चर मैंने वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ही एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। मिलिट्री एंड सिविल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है, इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, ये वाले जो आपको प्राइम मिनिस्टर्स दिखेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर्स सिविलियन हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करके ये पाकिस्तान के रूलर
बने, ऑफिशियली इलेक्शन कंटेस्ट किया और फिर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। अब इन इलेक्शंस में कुछ अगर एरर रह जाती हैं तो वो बात अलग है, लेकिन हाँ, इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करके डेमोक्रेटिकली इन्होंने अपनी पोस्ट ली थी। और ये वाले आपको जो रूलर्स देखने को मिलेंगे, ये रूलर्स सबके सब मिलिट्री रूलर्स हैं, जिन्होंने ये जो सिटिंग डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं इनको कू कर दिया था। अब वापस COUP, पी साइलेंट रहता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन कू होगा। और कू को कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। इसका मतलब होता है तख्ता पलट करना, रिप्लेस करना इलीगली। इलीगली जब कोई किसी को पॉलिटिकल फील्ड में रिप्लेस करता है, तख्ता पलट करता है, तो इसको हम कहते हैं कू। स्पेलिंग में आपका पी भी आएगा, लेकिन पी साइलेंट रहता है। ये स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने देखा, मैं थोड़ा सी जूम कर लेती हूँ। फ्रॉम 1947 पाकिस्तान को इंडिया से एक दिन पहले इंडिपेंडेंस मिली थी और तब से ही हम लोगों ने ये क्रोनोलॉजी स्टार्ट की है। ये स्टूडेंट्स, 1947 में फर्स्ट सिविलियन प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फर्स्ट सिविलियन प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। लेकिन स्टूडेंट्स, ये सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को 1958 में जनरल अयूब खान ने कू करके रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, लियाकत अली खान जो थे, इनको हटा के जनरल अयूब खान ये खुद वहाँ के पाकिस्तान के रूलर बन गए। अब इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे हम लोग बाद में देखेंगे। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कैसे सिविलियन और मिलिट्री बोथ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। एंड सिंस बांग्लादेश वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की वो जो हेरिटेज है, जो लेगेसी है, उसमें भी वो कैरी फॉरवर्ड हुई है। और बांग्लादेश में भी सिविलियन एंड मिलिट्री गवर्नमेंट दोनों का ही एक कॉकटेल देखने को आपको मिलेगा। हम लोग हमारे इनिशियल मैप पर वापस आ रहे हैं और उसमें हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इंडिया डेमोक्रेसी, पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी हमने देखा कभी डेमोक्रेसी और कभी मिलिट्री रूल यहाँ पे रहता है। दोनों का यहाँ पे आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। हाँ, आप लोग मालदीव्स पर आते हैं, अगर मालदीव्स इज हियर, आपको ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड दिख रहा है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड मालदीव्स है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए या फिर किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मालदीव्स इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मालदीव्स। उसकी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देन मालदीव इज एन एटोल। मालदीव्स एक एटोल है। एटोल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अटॉल का मतलब होता है एक ऐसा एक लगून। ठीक है, लगून भी जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, अगर कोई वॉल्केनो है, दिस इज़ अ वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो से जो इरप्ट होता है, लावा इरप्ट होता है, वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाता है। अब वॉल्केनो से जो वेस्ट इरप्ट हो रहा है, ठीक है, ये वेस्ट इरप्ट करके अगर किसी ओशन में कलेक्ट हो जाता है, वॉल्केनो से मान लो ये वेस्ट है, ये वेस्ट वॉल्केनो से आया और वो इस इंडियन ओशन, दिस इज़ इंडियन ओशन, ठीक है, तो वो इस इंडियन ओशन रीजन में, इस एरिया में वो कलेक्ट होता गया। अब जब वो कलेक्ट होता गया तो यहाँ पे जहाँ पहले कंप्लीट
वाटर था, कंप्लीट वाटर था, कंप्लीट वाटर, ओशन है तो वाटर ही रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे वाटर था, लेकिन क्योंकि वॉल्केनो का जो वेस्ट था वो एक जगह पर कलेक्ट होता गया होता गया होता गया, तो उस जो वैक्यूम था जहाँ से वाटर था, उस वाटर को साइड में करके यहाँ पे वॉल्केनो का जो वेस्ट है उसने एक लैंड लाइक सिचुएशन क्रिएट कर ली। अब लैंड लाइक सिचुएशन जब उसने क्रिएट कर ली तो उसको कहा गया एटोल। ठीक है, धीरे धीरे करके यहाँ पे सेटलमेंट्स होने लगे और लोग यहाँ पे रहने लगे। यही हुआ है मालदीव्स के साथ। मालदीव्स इंडिया जैसा वहाँ का सरफेस नहीं है। मालदीव्स जो बना है, मेकिंग ऑफ मालदीव्स जो है वो माना जाता है कि एंशिएंट टाइम में, सेंचुरीज पहले एक वॉल्केनो इरप्ट होते थे। वॉल्केनो इरप्ट होते होते उनका जो वेस्ट था वो इस प्लेस पर जहाँ पे मालदीव्स आज है, इस जगह पर वो इकट्ठा हुआ। और इस जगह पर इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट हो गया और इसी सरफेस को आज हम लोग जानते हैं मालदीव्स के नाम से। ये था कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर योर इंटरेस्ट। हाँ, मालदीव्स का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है स्टूडेंट्स? मालदीव्स का पॉलिटिकल सिस्टम में आपको एक वेरिएशन देखने को मिलेगा। एक बार ब्रीफ अगर मैं आपको टाइमलाइन बता दूं मालदीव्स के इंटरनल पॉलिटिक्स की, देन टिल 1968 मालदीव्स वाज अ सल्तनत। आपने पढ़ा है ना, मुस्लिम इस्लामिक रीजन में जो रूल होता है उसको अपन सल्तनत कहते हैं। तो टिल 1968 मालदीव्स वाज अ सल्तनत, but after 1968 it became a republic। 1968 के बाद ये एक रिपब्लिक बन गया। और 2005 आने के बाद मालदीव्स की पॉलिटिक्स में एक और चेंज आया कि मालदीव बिकेम अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो मालदीव्स एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। ये था मालदीव्स की इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स का एक ब्रीफ व्यू। इन डिटेल हम लोग आगे चीज़ें पढ़ने वाले हैं, नोट्स मैंने मेंशन किए हैं इन स्लाइड्स में। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान देख लिया हम लोगों ने, डेमोक्रेसी प्लस मिलिट्री। इंडिया कंप्लीट डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में अपन कहें। बांग्लादेश की हम लोगों ने बात की, मिलिट्री प्लस डेमोक्रेसी। मालदीव्स के बारे में देखा, इनिशियली इट वाज अ सल्तनत, लेटर ऑन इट बिकेम अ रिपब्लिक, and finally in 2005 Maldives became a multi-party democratic system. Now students, we are moving on Sri Lanka. श्रीलंका की क्या सिचुएशन है? इनिशियली श्रीलंका जो है इसकी स्टोरी बड़ी सैड है और श्रीलंकन इंटरनल पॉलिटिक्स इंडिया के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट रही हैं और इम्पॉर्टेंट रहने के साथ ही इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट अब भी इतना ज़्यादा पड़ा है और पहले भी पड़ा था कि पॉलिटिक्स जो थी श्रीलंका की, लेकिन इसने हमारे प्राइम मिनिस्टर के एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी के असैसिनेशन में भी एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। देखो, पॉलिटिक्स कहाँ की है? श्रीलंका की, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? इंडिया पे पड़ा और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हुआ। सो स्टूडेंट्स, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में आज की डेट में मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैं। आप लोगों के लिए एक टास्क है, यू विल मेंशन इन कमेंट बॉक्स दैट हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका नाउ।
ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर ही श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है और उन्होंने अपने ब्रदर, रियल जो ब्लड ब्रदर है, वो ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट किए हैं। आप लोग मुझे नेम बताएंगे और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको उनका नेम बता दूंगी। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन नेपाल, जो कि लास्ट रहा है हमारा कंट्री इस चैप्टर का। नेपाल में आप देखेंगे तो नेपाल में भी 2 सिस्टम्स एग्जिस्ट करते थे भी, अब नहीं करते हैं, लेकिन हाँ पहले वो थे। स्टार्टिंग से नेपाल में मोनार्की रही है। मोनार्की मतलब रूल ऑफ किंग, राजा महाराजा वो रहते थे। लेकिन स्टूडेंट्स फ्रॉम 2008 नेपाल में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे और आज भी हो रहे हैं। लेकिन हाँ 2008 के बाद से नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई है। तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं, अर्लियर नेपाल वॉज अ मोनार्की बट नाउ इट बिकेम अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है इन साउथ एशियन कंट्रीज़ की इनकी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम की बात की है, बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्लैशेस जो रहे हैं उनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक टास्क है, जिनके पास बुक्स अवेलेबल हैं बहुत अच्छी बात है, वरना आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर मैंने ग्रुप में मेंशन भी किया था, एक मैसेज भी किया था कि जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो गूगल प्ले स्टोर से जाके एनसीईआरटी की बुक्स अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उन साइट्स पे जाएंगे और उन साइट्स से आपको एक इंडेक्स देखने को मिलेगी, एक रिसर्च देखने को मिलेगी, जिसमें कि साउथ एशिया में डेमोक्रेसी की स्टेटस कैसी है, द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया आपको देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन उसकी इम्पॉर्टेंस आपकी नॉलेज के लिए कितनी है वो इसी से क्लियर हो जाएगा कि एनसीईआरटी ने भी इन पूरी रिसर्च को आपके इस चैप्टर में ब्रीफली मेंशन किया है। मैंने पूरी ये रिपोर्ट्स की समरी स्टडी की है। पूरी रिपोर्ट पढ़ना तो पॉसिबल है भी नहीं, लेकिन हाँ मैंने कंट्री वाइज सबकी स्टडी की है। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, और जो स्टूडेंट्स आगे जेएनयू या फिर डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं इन बीए, तो उनके लिए चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको एक एज प्रोवाइड करता है। हाँ, तो जो स्टडी जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ दैट इज़ SDSA, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। जिस साउथ एशिया इन 8 कंट्रीज़ की बात हम लोगों ने सोची है करने की, इनमें डेमोक्रेसी की स्टेटस क्या है, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। डेमोक्रेसी कम है, ज़्यादा है, कैसी डेमोक्रेसी है, लोग अपनी कंट्री के बारे में, अपने लीडर्स के बारे में क्या सोचते हैं, ये मेंशन कर रखा है। ये सर्वे और रिसर्च ट्वाइस हुए हैं। इनकी एक रिपोर्ट जो थी वो 2005 में हुए थे ये, और इनकी रिपोर्ट 2008 में आई थी। मतलब 3 साल तक ये सर्वेस कंडक्ट किए थे। लेटर ऑन ये रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है, पूरी की पूरी अवेलेबल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आई विल शेयर द PDF ऑफ दिस रिपोर्ट विद यू। हाँ, दूसरा इसकी जो रिपोर्ट थी वो आई थी 2013 में। 2013 में इसकी रिपोर्ट, ये सर्वे स्टार्ट हुआ था, रिसर्च स्टार्ट हुआ था। रिसर्च ये कंप्लीट हो चुका है, 7 ईयर्स होने को आ चुके हैं, तो रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन हाँ, जब तक मैंने इस रिपोर्ट को स्टडी किया था लास्ट ईयर, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की थी इस रिपोर्ट को, इन दोनों रिपोर्ट्स को, तो इसकी समरी रिलीज़ हुई है। अभी तक ये कंप्लीट रिपोर्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है।
नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो आपका चैप्टर है साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, उसमें हम लोग इन कंट्रीज़ के बारे में तो पढ़ रहे हैं, 5 कंट्रीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ इनकी इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इनके इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप हैं वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले नहीं हैं। ये जो इनके रिलेशनशिप हैं, इंडियाज़ रिलेशनशिप विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, ये हम लोग पढ़ेंगे आपकी इंडियन पॉलिटिक्स वाले बुक में। चैप्टर 4 और 5 है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। तो इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस एंड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी नाम का जो चैप्टर है उसमें हम लोग इनके इंडिया के साथ रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अभी हम इनके इंटरनल पॉलिटिक्स से स्टार्टिंग करने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स, ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। साउथ एशिया इज़ रेफर्ड टू एज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, नेमली बांग्लादेश, भूटान, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka, which stand for diversity in every sense and constitute geopolitical space. Students, यहाँ पे एक एरर जो मुझे देखने को मिलता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वैसे तो साउथ एशिया में जोग्राफिकली और अगर अपन बात करें नेचुरली, Afghanistan is not a part of South Asia, but politically it is a part of South Asia. यहाँ ये बात समझ में आ गई है। आगे लिख रखा है which stand for diversity in every sense. डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है इन एवरी सेंस, जहाँ बात कर रहे हैं मतलब पॉलिटिकल सिस्टम की डाइवर्सिटी भी है। हम लोगों ने बात की थी नेपाल में कहीं मोनार्की चल रही है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपको कुछ अलग ही सिस्टम देखने को मिलेगा, कभी मिलिट्री और कभी सिविल रूल। तो ये एवरी सेंस में यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, ईच एंड एवरी टाइप की डाइवर्सिटी आपको साउथ एशिया में देखने को मिलेगी। एंड कॉन्स्टिट्यूट जियो पॉलिटिकल स्पेस, ये अपने लिए जियो और पॉलिटिकल स्पेस, जियो मतलब जोग्राफिकल, जियो पॉलिटिकल स्पेस भी ये अपने लिए बनाते हैं। किस फॉर्म में बनाते हैं, अर्लियर मैं आपको चीज़ें ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ सिर्फ मैं नोट्स रीडिंग कर रही हूँ। जियो पॉलिटिकल स्पेस कैसे बना रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ SAARC, SAARC, द फुल फॉर्म इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। मैंने आपको जो पहले कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इन साउथ एशियन कंट्रीज़ ने अपना एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। सो नाउ इट इज़ टाइम टू रिवील द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज SAARC, SAARC, SAARC. द फुल फॉर्म इज साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन आ रहा है समझ में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, द सेकेंड पॉइंट इज the various countries in South Asia do not have the same kind of political system. मैं आपको बता चुकी हूँ। Despite many problems and limitations, Sri Lanka and India have successfully operated a democratic system. Pakistan and Bangladesh have experienced both civilian and military rules. Nepal was a constitutional monarchy with the danger of the king taking over executive power. Bhutan is still a monarchy, but the king has initiated plans for its transition of multi-party democracy. Democracy strengthened in the Maldives after 2005 election. हम लोग पढ़ चुके हैं। ये चीज़ें मैंने आपको मैप में इसलिए बताई थी ताकि आपको ज़्यादा देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। नाउ बांग्लादेश के बारे में स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है, द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान won all the seats in East Pakistan and secured a majority in the proposed Constituent Assembly. इसके बारे में हम लोग बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। हम लोग पहले, क्योंकि हमारा बहुत ही
नियर एंड डियर कंट्री है, इसलिए पाकिस्तान के बारे में पहले पढ़ लें। पाकिस्तान के बारे में पढ़ने के बाद हम बांग्लादेश पर आएंगे, बिकॉज बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगा। और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पढ़ने के लिए चलते हैं हम अपने उसी पिक्चर पर। द क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ powers or both interest holders, which were civilian government and military government. Yes, students, we are going to start from Liaquat Ali Khan, 1947. 1947, 14th अगस्त, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15th अगस्त, जबकि पाकिस्तान को इंडिया से एक दिन पहले इंडिपेंडेंस मिल गई। कब मिली? 14 अगस्त 1947। उसके बाद जो इलेक्शन हुए, हु वॉन द इलेक्शन? लियाकत अली खान वॉन द फर्स्ट इलेक्शन एंड ही बिकेम फर्स्ट सिविलियन प्राइम मिनिस्टर फॉलोड बाय अदर्स। लियाकत अली खान फर्स्ट सिविलियन प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन 1958 में क्या हुआ? लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे, लेटर ऑन भी थे। 1947 से लेकर चलें तो 1958 तक, टिल 11 ईयर्स तक लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। लेकिन 1958 में ऐसा हुआ कि जनरल में जो आर्मी जनरल्स होता है ना, उन जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल अयूब खान ने क्या किया? लियाकत अली खान को कू कर दिया, रिप्लेस कर दिया इल्लीगली। मतलब मान लो वो चेयर पे हैं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, और अयूब खान ने क्या कर दिया? पूरी जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस की जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, इन सबको फोर्टिफाइड कर देना, सबको घेर देना, और इस तरह की जो आप मूवीज़ में सिचुएशंस देखते हैं, वैसे ही करके अयूब खान ने लियाकत अली खान को रिप्लेस कर दिया। लेकिन लियाकत अली खान को रिप्लेस करने के बाद अयूब खान के सामने कुछ एक टेंशन्स थी। स्टूडेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी आर्मी जनरल इलीगली किसी को रिप्लेस करता है, तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक उसको यूं ही एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, आपने भले रिप्लेस किया है, पब्लिक हैप्पी होकर उनको एक्सेप्ट कर लेगी और उनके लिए वो उनको ब्लेसिंग्स देगी। ऐसा नहीं है। ये कू करने के बाद क्या होता है कि इनकी जो लेजिटिमेसी है, इनकी पावर पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि जनरल अयूब खान ने लियाकत अली खान को रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन ये रिप्लेसमेंट इलीगल था। और क्योंकि ये रिप्लेसमेंट इलीगल था, इट वाज अ कू, और क्योंकि रिप्लेसमेंट इलीगल था, इसलिए इलीगली किसी सीट पर बैठे पर्सन भी इलीगल हुए। है ना, बात आ रही है समझ में? अब इन्होंने अयूब खान ने लियाकत अली खान का रिप्लेसमेंट इलीगली किया, तो इस इलीगल मीन्स के थ्रू अगर जनरल अयूब खान को कोई सीट मिली है तो वो भी इलीगल होगी। अब इस इलीगल सीट पर बैठ के वो कोई रूल बनाते हैं तो वो भी इलीगल होगा, और क्योंकि वो इलीगल होगा तो पब्लिक के पास पूरी पावर है कि रूल को फॉलो करने से वो मना कर दे, बिकॉज इट इज़ एन इलीगल रूल। तो ये इलीगैलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पूरी कंट्री में कियोस की कंडीशन आ जाती हैं, पब्लिक में अनरेस्ट क्रिएट होता है, पब्लिक उनकी बात, अपने रूलर्स की बात नहीं मानती है, और बहुत बड़े प्रोटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। इस वजह से क्या हुआ, ये सारी सिचुएशंस से बचने के लिए, इस पूरे प्रोटेस्ट से बचने के लिए, इस पूरे ओपोजिशन से बचने के लिए क्या हुआ, जनरल अयूब खान ने बहुत जल्द, जैसे कि 1958 में उन्होंने कू किया था लियाकत अली खान को, 1958 के बाद ही जनरल अयूब खान ने इलेक्शन कंटेस्ट करवाए अपने लिए। ठीक है, जनरल अयूब खान ने अपने लिए इलेक्शंस कंटेस्ट करवाए थे,
और इलेक्शन कंटेस्ट करवाने के बाद जनरल अयूब खान ने खुद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जनरल अयूब खान जो थे वो जीत गए। अब वो कैसे जीते उसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगते आए हैं कि जनरल अयूब खान ने बहुत ज़्यादा इसमें अपन कह सकते हैं करप्शन किया था इन दैट इलेक्शंस, कि करप्शन के थ्रू और इलीगल वोटिंग के थ्रू ही जनरल अयूब खान ये 1958 के बाद होने वाले इलेक्शन में जीते थे। और क्योंकि जनरल अयूब खान के ऊपर इलीगल इलेक्शंस के चार्जेस लग रहे थे, अब क्योंकि इलीगल इलेक्शंस के चार्जेस उनके ऊपर लग रहे हैं तो इस कंडीशन में जनरल अयूब खान के अगेंस्ट पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट हुआ, है ना। पाकिस्तान में एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ अगेंस्ट जनरल अयूब खान और इस अनरेस्ट की वजह से पाकिस्तान में अयूब खान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लग गए कि आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। और फाइनली जनरल अयूब खान जो थे ही लॉस्ट हिज पोस्ट एंड वे टू मिलिट्री रूल वाज क्लियर। जनरल अयूब खान को अपनी पोस्ट अपनी सीट छोड़नी पड़ी और जनरल अयूब खान ने जैसे ही अपनी सीट छोड़ी एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। और पावर वैक्यूम क्रिएट होने के बाद हुआ यूँ कि ये देखो आप यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही जनरल अयूब खान ने वो पावर छोड़ी, अपनी सीट छोड़ी, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अनरेस्ट हो रहा है, इलीगल वोटिंग के चार्जेस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगे थे, इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी इन 1969 जनरल अयूब खान ने अपनी पोस्ट छोड़ी और एक मिलिट्री मैन ने पोस्ट छोड़ी तो उनकी जगह दूसरा मिलिट्री मैन आ गया। वापस डेमोक्रेसी नहीं आई, वापस इलेक्शन नहीं हुए, एक की जगह दूसरा मिलिट्री मैन वापस आ गया। दिस टाइम द नेम ऑफ नेक्स्ट मिलिट्री मैन वाज जनरल याह्या खान। जनरल अयूब खान से पावर कहाँ ट्रांसफ़र हुई? जनरल याह्या खान को हुई। लेकिन ये पावर का ट्रांसफॉर्मेशन जो है थ्रू वोटिंग नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जनरल अयूब खान ने अपनी पोस्ट छोड़ी तो इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में जनरल याह्या खान जीते, ऐसा कुछ नहीं था। जनरल अयूब खान ने जैसे ही अपनी सीट छोड़ी वहाँ पे पावर वैक्यूम दिखा। जनरल याह्या खान ने सोचा कि अब तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, चलो अब वो जा रहे हैं तो हम पाकिस्तान को रूल करेंगे। और पाकिस्तान के मिलिट्री के जो लीडर थे दैट टाइम जनरल याह्या खान ने फिर पाकिस्तान को रूल करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही एक मिलिट्री मैन से दूसरे मिलिट्री मैन में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पावर ट्रांसफ़र हुई इलीगली वाया कू। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो टाइम आप देख रहे हैं 1969 में बने थे जनरल याह्या खान। अब पाकिस्तान में 1969 से ही दैट टाइम पाकिस्तान में 1969 से ही बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट होने लग गई थी। अब वो टेंशन्स क्या थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स क्या टेंशन क्रिएट हुई थी इंटीग्रेटेड पाकिस्तान में, उसके बारे में हम लोग देखें। जब जनरल याह्या खान ने 1969 में पाकिस्तान की पावर अपने हाथ में ली थी। स्टूडेंट्स दिस इज़ फॉर एन इन्फॉर्मेशन, ये जो आपको बांग्लादेश दिख रहा है ये बांग्लादेश, अर्लियर दिस बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, जैसा कि हम लोग चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में पढ़ चुके हैं। इन डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगी कि ये बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट क्यों था आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे यही मैं बताना चाह रही हूँ,
अर्लियर बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाम का कोई कंट्री नहीं था। बांग्लादेश का पहले नाम था ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान, बांग्लादेश used to know as ईस्टर्न पाकिस्तान। अब ईस्टर्न पाकिस्तान क्यों कहा जाता था? बहुत ठीक से सुनो, ध्यान से सुनो बहुत। नॉर्थ, किसी भी चीज़ को आपको डिवाइड करना हो, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यहाँ पे आप देखो, पाकिस्तान को अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान का ये वाला पार्ट कहलाएगा ईस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से अपन ने इसको डिवाइड किया है। अब ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, बांग्लादेश इसको फिलहाल अपन हटा दें, अपन इसको कहें ईस्टर्न पाकिस्तान। जो ईस्टर्न पाकिस्तान था और ये वेस्टर्न पाकिस्तान था, इन दोनों के बीच में क्लैशेस क्रिएट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। अब ये क्लैशेस क्या थे, इनका सॉल्यूशन कैसे निकला, व्हाट वाज द इंडियाज़ रोल टू सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस, we will discuss in next video. Till then, keep learning. If you have any doubt, query or problem, then you can contact to me directly. This is me, Rashni Gagwani, signing off.